गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम विनियोग के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे चलते हैं। विनियोग अथवा निवेश की प्रेरणा। केन्स के रोजगार सिद्धांत में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रभावपूर्ण मांग का महत्वपूर्ण रोल रहता है और ये प्रभावपूर्ण मांग किससे निर्धारित होती हैं? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी हम निवेश के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। जो केन्स के रोजगार सिद्धांत में जो निवेश है निवेश फलन है वह कई तत्वों पर से प्रभावित होता है। उस पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, किंतु अगर हम बात करें अन्य बातों के स्थिर रहते हुए किसी अर्थव्यवस्था में निवेश फलन मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करता है। वह दो तत्व हैं। पहला है पूंजी की सीमांत क्षमता अथवा निवेश पर प्रत्याशित लाभ की दर। दूसरा है ब्याज की दर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो निवेश है वह किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये ई से बताया गया है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन दो पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर निवेश फलन को डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। ये ब्याज की दर पर निर्धारित होता है। ब्याज की दर किससे निर्धारित होती है? मुद्रा की मांग व पूर्ति से। मुद्रा की मांग कैसे की जा रही है? तरलता पसंदगी के द्वारा मुद्रा की मांग को समझाया जा रहा है। और मुद्रा की मात्रा जो है उसमें हम वास्तविक मुद्रा एवं साख मुद्रा को ले रहे हैं। यहाँ पर जो तरलता पसंदगी है वह तीन उद्देश्यों पर निर्धारित है। वह हैं सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। और दूसरी तरफ अगर हम देखें पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो ये निर्भर करता है दो तत्वों पर। कौन से हैं? पूंजी की प्रतिस्थापन लागत अथवा पूर्ति कीमत तथा प्रत्याशित लाभ की दर, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूंजी की इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है आपका डिपेंड करता है ब्याज की दर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। इसको हम मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में धन बचा हुआ है। अब उसके पास में दो वैकल्पिक उपयोग हैं इस धन के। या पहला विकल्प तो यह है कि वह इस धन को किसी फैक्ट्री, मशीन अथवा अन्य किसी उत्पादक कार्य में निवेश कर दे, अथवा दूसरा विकल्प उस धन को उधार देकर उस पर ब्याज कमाए। यदि उसे फैक्ट्री अथवा किसी उत्पादक कार्य में निवेश करने पर प्रत्याशित लाभ की दर अथवा पूंजी की सीमांत क्षमता, मान लीजिए आप MEC बराबर 14% है, जबकि उधार देने तो ये तो स्वाभाविक हो गया कि निवेशकर्ता क्या करेगा? धन को फैक्ट्री अथवा उत्पादक कार्य में निवेश करेगा, क्योंकि कर्ता को अपने निवेश पर पूंजी की सीमांत क्षमता 14%, उसके वैकल्पिक उपयोग से मिल सकने वाली 8% की ब्याज दर की तुलना में कहीं अधिक है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि जब तक निवेश पर मिलने वाली प्रत्याशित लाभ की दर अथवा MEC ब्याज दर की तुलना में अधिक रहेगी, नए निवेश की प्रेरणा मिलेगी। यदि निवेशकर्ता दूसरों से रुपया उधार लेकर फैक्ट्री, मशीनरी, माल संग्रह आदि उत्पादक कार्यों में निवेश करता है तो उसके लिए निवेश करना तभी लाभदायक रहेगा जब उसे निवेश पर मिलने वाला प्रत्याशित लाभ अथवा MEC आपके ब्याज की दर से अधिक हो। यानी डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब तक MEC रेट ऑफ इंटरेस्ट से अधिक होती है तब तक निवेशकर्ता क्या करेगा? उस धन को निवेश करना पसंद करेगा। और वह कब तक करता रहेगा? जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका ये यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है ये समझाया, इसके थ्रू जाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि कोई भी निवेश करता अर्थव्यवस्था में निवेश के निर्धारण में, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि निवेश के निर्धारण में अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर की तुलना में लाभार्जन की प्रत्याशित दर अथवा पूंजी की सीमांत क्षमता का महत्व अधिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्पकाल में क्या है कि ब्याज की दर तो क्या है आपकी कांस्टेंट हो जाती है शॉर्ट रन में। तो अब क्या डिपेंड कर इन्वेस्टर किसके ऊपर ध्यान देगा? इन्वेस्टर MEC के ऊपर ध्यान देगा। और MEC क्या है आपके? ये काफ़ी चंचल होती है। चंचल किस सेंस में होती है? कहने का मतलब ये है ये सीमांत क्षमता बहुत ज़्यादा, चूँकि लाभ संबंधी प्रत्याशाओं में कई कारणों से तेज़ी से परिवर्तन होते रहते हैं,
इसके कारण एमईसी बहुत ही अस्थिर रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निवेश मांग में भी काफ़ी उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई रहती है। अगर उद्यमियों को ये लगता है कि लाभ की प्रत्याशा है काफ़ी अधिक, और तो वह भारी मात्रा में निवेश करेंगे, और जब निवेश ज़्यादा होगा तो चूंकि वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, यानी समग्र मांग आपकी बढ़ जाएगी, और समग्र मांग जब समग्र पूर्ति वक्र को ऊपर से शिफ्ट काटेगी तो आपका जो रोजगार का बिंदु है वह थोड़ा आगे निर्धारित होगा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए कि एमईसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसका अधिक महत्व माना है किन्स ने। अब हम पहले ये समझते हैं कि एमईसी होती क्या है। कोई भी निवेशकर्ता अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने में मुख्य रूप से 3 तत्वों पर ध्यान देता है। इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो 3 चीज़ों पर ध्यान देता है। 3 चीज़ें हैं: पूंजी परिसंपत्ति की लागत, दूसरा पूंजी परिसंपत्ति के जीवन काल में प्रत्याशित प्रतिफल की दर, तीसरा ब्याज की बाजार दर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता। पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है? इसका अभिप्राय पूंजीगत परिसंपत्ति की एक अतिरिक्त इकाई से उसकी लागत पर प्रत्याशित प्रतिफल की उच्चतम दर से है। अर्थात यह अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की प्रत्याशित आय तथा उनकी पूर्ति कीमत के बीच में अनुपात है। यानी मैं अगर बात करती हूँ एमईसी क्या होती है कि Y/P। पी का मतलब तो हो गया कि कोई भी आपने पूंजी लगाई है उस पूंजी की कीमत क्या है, ठीक है, और वाई का मतलब है कि उस पूंजी से आपको प्रत्याशित लाभ कितना मिलने की संभावना है, कितनी संभावना है, उम्मीदें हैं कि आपको इतना लाभ मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं। आगे आप देखिए कि इसको एक पूंजी की इसको एक हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए पूर्ति कीमत है 40,000 रुपये हैं और प्रत्याशित आय 2,000 रुपये हैं, तो एमईसी का मान क्या होगा? तो एमईसी का मान आप ज्ञात करेंगे Y/P × 100 कर दीजिए, तो 5% एमईसी आ रही है। अब अगर मान लीजिए प्रत्याशित आय जो है वह है उसका मान 2,000 से बढ़कर 24 हो है, आई का वह आ रहा है 6%। इसी प्रकार से जब वार्षिक प्रत्याशित आय इसका मान और गिरने के बाद में आप एमईसी का मान देखिए वह आ रहा है 4%। यानी आप यहाँ क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि प्रत्याशित एमईसी का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और y का मान अगर गिरता है तो एमईसी का मान भी गिर जाता है, यानी इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर हम आगे पूर्ति कीमत की बात करें तो पूर्ति कीमत के संबंध में कैसा रिलेशन है? यहाँ ये नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव के सेंस में कि अगर सप्लाई प्राइस आपकी बढ़ती है तो एमईसी गिर जाएगी, और अगर ये है आपके गिरती है तो ये बढ़ जाएगी। अब हम पहले प्रत्याशित आय को डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। प्रत्याशित आय का अभिप्राय वार्षिक आय की उस राशि से है जिसे निवेशकर्ता अपने द्वारा किए गए नए निवेश के जीवन काल में शुद्ध प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की आशा करता है। यानी ये एक उम्मीद है कि वह कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट को वो जो जितनी लाइफ तक वो इन्वेस्टमेंट चलेगा, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, वह मशीन मान लीजिए 5 साल तक की उसकी गारंटी है कि 5 साल तक का उसका जीवन काल है, तो पहले साल में कितना रिटर्न दे रही है, दूसरे साल में कितना दे रही है, तीसरे साल में कितना दे रही है, इसी तरीके से 5 साल तक वह कितना कितना आपको उससे प्रतिफल प्राप्त होने की उम्मीद है। ये तो क्या है कि उसकी प्रत्याशित आय कहलाती है। पूर्ति कीमत क्या होती है? पूर्ति कीमत का आशय उस समस्त व्यय से है जो प्रारंभिक नए निवेश की पूंजीगत वस्तुओं पर होता है। पूर्ति कीमत का मतलब ये है कि आपने जो मशीन खरीदी है उस मशीन की कीमत कितनी है, वो तो पूर्ति कीमत हो गई, और उस मशीन के लाइफ टाइम तक में आपको कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है, ये उसकी क्या हो गई है? प्रत्याशित आय है। तो इस प्रकार से हम प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत को समझ पा रहे हैं, जो कि एमईसी का पार्ट है। एमईसी को हम कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं? Y/P × 100। ठीक है, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किन्स ने अपने विश्लेषण में पूंजीगत परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय तथा पूर्ति कीमत की 2 अवधारणाओं को अंतर संबंधित करते हुए पूंजी की सीमांत क्षमता को इस प्रकार से बताया है। पूंजी की सीमांत क्षमता बट्टे की उस दर के बराबर होती है जो पूंजी परिसंपत्तियों के जीवन काल में प्राप्त होने वाली
कुल वार्षिक प्रतिफलों की मात्रा के वर्तमान मूल्य को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर करते हैं। यानी वह बट्टा दर है। मान लीजिए कोई मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने उसे आज किसी कीमत पर ख़रीदा और उसकी गारंटी है कि 5 साल तक वो काम करेगी वो मशीन। तो पहले साल में कितना मिल रहा है, दूसरे साल में कितना मिल रहा है, तीसरे साल में कितना मिल रहा है। अब ये जो चूँकि तीसरे साल में जो मिल रहा है उसको आज की प्राइस पर आप कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है ना। यानी आप क्या कर रहे हो, उसकी जो प्रतिफल की जो उसकी मात्रा है, जो कि आपको तीसरे साल चौथे साल में मिल रहा है, उसको उसके वर्तमान मूल्य से आप उसको क्या करेंगे, माने उसका वर्तमान मूल्य लेने की कोशिश करेंगे। तो जो वर्तमान मूल्य लेने की कोशिश करेंगे वह बट्टे की दर होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आप सप्लाई प्राइस निर्धारित करें। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, MEC उस बट्टे की दर के बराबर होती है जो कटौती की गई प्रत्याशित आय को उस पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर करती है। अर्थात कटौती की गई प्रत्याशित आय पूर्ति कीमत हो जाती है। इसको हम फॉर्मूले के थ्रू करें तो पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत और उसकी कटौती की गई प्रत्याशित आय को बराबर किया जाता है, ठीक है। यानी आप सप्लाई प्राइस किस तरीके से आप MEC ज्ञात करेंगे, वह बट्टे की दर होती है कि इसमें आप क्या करेंगे, उसकी वर्तमान कीमत होती है और जो उससे आपको फ्यूचर में जो अर्न होने वाला है, तो फ्यूचर में जो भी कुछ अर्न होगा उसकी वर्तमान में क्या प्राइस है उसके वो आप डिसाइड करोगे। माने आप उन दोनों को बराबर करोगे, पूर्ति कीमत को और प्रत्याशित आय को आप बराबर करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। इसके थ्रू आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी मशीन जो आपने ली है वह कितने साल तक रिटर्न देगी और उस रिटर्न को आप उसकी पूर्ति कीमत के बराबर करके MEC ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, इसका फॉर्मूला है SP यानी सप्लाई प्राइस R1/1 प्लस R/100 और यहाँ पर जो 1 2 3 ये कॉलम ब्रैकेट के बाहर दिया गया है, ये साल है। साल क्या बता रहा है कि आपको हर 1 साल उससे कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी मान लीजिए कि कोई मशीन 5 साल चल रही है तो पहले साल कितना दे रही है, दूसरे साल कितना दे रही है, तीसरे साल कितना दे रही है। यहाँ पर जो कैपिटल R है, ये कैपिटल R क्या बता रहा है, पूंजीगत परिसंपत्ति से वार्षिक प्रत्याशित आय जो इसके जीवन काल से प्राप्त होनी है। कि मान लीजिए पहले साल कोई मशीन आपको 10,000 दे रही है, दूसरे साल मान लीजिए वो आपको 9,000 दे रही है, तीसरे साल वो आपको 8,000 दे रही है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो स्मॉल r है वह क्या है, बट्टा दर है जो वार्षिक प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर कर देता है। यानी मान लीजिए कि दूसरे साल किसी मशीन से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसको आप आज के वर्तमान मूल्य के अनुसार उसको एडजस्ट करेंगे और उसको पूर्ति कीमत के बराबर लेकर आएंगे। तो इस प्रकार स्मॉल r पूंजी की सीमांत क्षमता को व्यक्त करता है। r का जो मूल्य है आपके यहाँ पे यह है क्या है, यहाँ पर आप जो आपका ये R है, ये R का मूल्य प्रतिवर्ष एक सा रहना अथवा भिन्न भिन्न होना वार्षिक प्रत्याशित आय पर निर्भर करेगा। अब आप इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मशीन की पूर्ति कीमत अथवा पुनर्स्थापना लागत, अगर ये पूर्ति कीमत और पुनर्स्थापना लागत दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये पूर्ति कीमत और पुनर्स्थापना लागत 60,000 रुपये है। इसका जीवन काल 2 वर्ष का है। प्रथम वर्ष से 22,000 रुपये प्रत्याशित आय है, जबकि दूसरे वर्ष से 48,400 रुपये आय प्राप्ति की संभावना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बट्टा दर है, मान लीजिए इस सूत्र के अनुसार बट्टा दर 10% है, तो इस बट्टा दर पे दोनों वर्षों की प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य का योग पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर हो जाता है। यानी आप यहाँ पर ये मान रख दीजिए, R1 में आप प्रत्याशित आय का मान रख दीजिए और बट्टा दर 10% है तो 10/100, और चूँकि जीवन काल उसका 2 वर्ष का है तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष आप इसमें ले सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर आपका जो आंसर आ जाएगा 60,000। तो 60,000 क्या है, इसकी पूर्ति कीमत है, ठीक है। चूँकि पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत 60,000 रुपये है तथा 10% बट्टा दर पे प्रत्याशित वार्षिक आय के वर्तमान मूल्य का कुल जोड़ भी 60,000 रुपये हो जाता है। उपरोक्त सूत्र में R1/1 प्लस स्मॉल r/100 किसी नियत पूंजी निवेश से पहले वर्ष में
प्रत्याशित वार्षिक आय का दिए गए बट्टा दर पे वर्तमान मूल्य का सूचक है। इसी प्रकार नए पूंजीगत परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन काल के विभिन्न वर्षों के प्रत्याशित वार्षिक आय के आधार पर प्रत्येक वर्ष के प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य उपरोक्त सूत्र के प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विनियोग / निवेश मांग वक्र की। यद्यपि किसी पूंजीगत संपत्ति में निवेश का निर्णय बहुत कुछ पूंजी की सीमांत क्षमता पर निर्भर करता है, पर पूंजी की सीमांत क्षमता स्वयं निवेश की मात्रा से प्रभावित होती है। ज्यों-ज्यों निवेश की मात्रा बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे एमईसी घटती जाती है। ठीक है ना, निवेश की मात्रा बढ़ती जाती है तो एमईसी की मात्रा घटती जा रही है। तो इसके क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। पहला क्या है, एक ही प्रकार की अधिक मशीनों में निवेश से उनके द्वारा उत्पादित माल में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उनकी प्रत्याशित आय घटती है। दूसरा, एक ही प्रकार की मशीनों में निवेश से बढ़ती मांग के कारण उनका मूल्य और लागत बढ़ जाती है। तो नीचे हम इस टेबल को देखिए आप। इस टेबल में जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ रही है, एमईसी की मात्रा क्या हो रही है? गिर रही है। ठीक है ना, यानी जब 10 करोड़ रुपए का निवेश की मात्रा हो रही है तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर आप ये देखिए एमईसी की मात्रा 12% है। जब निवेश की मात्रा बढ़ा रहे हो आप तो एमईसी की मात्रा घट रही है और ये घटते घटते 8% पर आ गई है। अब आप इसे डायग्राम में बनाएंगे। डायग्राम पर आप ये देखिए, आप यहाँ पर ये डायग्राम देख ही पा रहे हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है, जैसे कि I1, I2, I3, आप जैसे जैसे निवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका एमईसी जो है वह नीचे बाईं और ढालू है, अर्थात पूंजी की सीमांत क्षमता वक्र नीचे की ओर गिर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि निवेश फलन अथवा निवेश प्रेरणा पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ। जब ब्याज दर ऊंची होती है तो निवेश मांग कम तथा जब ब्याज की दर नीची होती है तो निवेश मांग अधिक होती है। अतः किसी दी हुई ब्याज की दर पर निवेश की मात्रा ज्ञात कर जान सकते हैं हम कि निवेश कहाँ पर संतुलन में आएगा। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख ही रहे हैं। इस डायग्राम में ओ एक्स पर आपके क्या है, आप ओ वाई अक्ष पर तो आपके पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दी गई है, जबकि ओ एक्स अक्ष पर आपके निवेश की मात्रा दी गई है। जब ब्याज की दर R3 है तो आप देखिए कि निवेश की मात्रा कितनी है, I1 पर है। यानी जब R3 ब्याज की दर है तो संतुलन में जब बाजार में ब्याज की दर R3 है तो संतुलन में होने के लिए इतना निवेश किया जाएगा कि पूंजी की सीमांत क्षमता ब्याज की दर के बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि ब्याज की दर जब R3 है तो निवेश क्या है, OI1 हो जाता है। यानी OR3 ब्याज की दर पे इतनी मात्रा में निवेश किया जाएगा कि उस निवेश पर जो पूंजी की सीमांत क्षमता है वो R3 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार जब ब्याज की दर घट जाती है, R2 हो जाती है, तो निवेश की मात्रा बढ़कर क्या हो जाती है, OI2 हो जाएगी। अब OI2 निवेश मात्रा पर ही पूंजी की सीमांत क्षमता नई घटी हुई ब्याज की दर के बराबर होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूंजी की सीमांत क्षमता रेखा वक्र ही ब्याज की विभिन्न दरों पर निवेश की मांग अथवा निवेश प्रेरणा को व्यक्त करती है। ठीक है, उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूंजी की सीमांत क्षमता वक्र ही निवेश मांग वक्र अथवा निवेश प्रेरणा वक्र होता है। यह निवेश मांग वक्र यह दर्शाता है कि विभिन्न ब्याज की दरों पर निवेशकर्ता कितना कितना निवेश करने को प्रेरित होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो ब्याज की दर आपका ये जो एमईसी कर्व है, ये अगर मान लीजिए लोचदार है तो इसका मतलब क्या है कि ब्याज की दर में थोड़ा सा ही चेंज आता है तो निवेश की मात्रा में बहुत अधिक चेंज आ रहा है। इसी प्रकार से बेलोचदार जब आपका एमईसी कर्व होता है, ये एमईसी कर्व है आपका, ये एमईसी कर्व, ये जो कि बेलोचदार है। अब आप यहाँ देखिए कि ब्याज की दर में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी निवेश की मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि निवेश जो है ये डिपेंड करता है कि आपका एमईसी कर्व लोचदार है, बेलोचदार है, किस तरीके का है। ठीक है, बदलाव पूंजी की सीमांत क्षमता
और एक और पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है, दूसरी प्रत्याशित प्रतिफल पर निर्भर करता है। प्रत्याशित प्रतिफल बहुत कुछ व्यवसायों की भावी आशाओं पर आधारित रहता है और ये आशाएं प्राय निरंतर बदलती रहती हैं। किन्स के अनुसार निवेशकर्ताओं में भविष्य में लाभ अर्जित करने की आशा ही वर्तमान में निवेश को प्रभावित करती हैं। जब निवेशकर्ताओं में भविष्य में लाभ अर्जित करने की आशाएं बढ़ जाती हैं तो निवेश मांग बढ़ जाती है तथा पूंजी की सीमांत क्षमता कम हो जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके विपरीत निवेशकर्ताओं में भविष्य में लाभ अर्जित करने की आशाएं घटने पर निवेश मांग में कमी और पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि हो जाने से अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, रोजगार, आय और उत्पादन में कमी होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि निवेशकर्ताओं में लाभ की आशाओं में होने वाला परिवर्तन निवेश मांग वक्र MEC में भी परिवर्तन कर देता है। अब आप इस पर डायग्राम से देख सकते हैं। मान लीजिए कि देश में युद्ध छिड़ गया या विकास कार्य हो रहे हैं, तो व्यवसायियों के अंदर क्या है, ये आशा आ जाती है कि वह लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या है, निवेश मांग वक्र अथवा MEC वक्र ऊपर की ओर सरक जाएगा। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं, MEC 1 से ये है, MEC से ये MEC 2 पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, निवेश मांग वक्र अथवा पूंजी की सीमांत क्षमता वक्र का ऊपर सरक जाने का अर्थ है कि अब ब्याज की दी हुई दर पर भी पहले के मुकाबले अधिक निवेश होगा। जब प्रारंभिक निवेश MEC, अब आप यहाँ पर देखिए R ब्याज की दी हुई दर OR है, पहले जो निवेश हो रहा था वह OQ के बराबर हो रहा था। अब अगर मान लीजिए कि व्यवसायी बिजनेसमैन सोचते हैं कि निवेश करने से मुझे फ़ायदा होने वाला है, तो निवेश वक्र जो है आपका शिफ्ट होकर आप देखिए ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है और अब आपके जो निवेश की मात्रा है वह इसी ब्याज की दर पे कितनी हो गई है, OQ से OQ2 शिफ्ट हो गई है। इसके विपरीत अगर उनको ऐसा लगता है कि आगे निवेश करने की बिल्कुल संभावनाएं नहीं है, नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने निवेश की मात्रा को कम कर देंगे और जैसे ही वह कम करेंगे तो उसी ब्याज दर पे निवेश की मात्रा कम होगी तो MEC कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा और निवेश की मात्रा आपके कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।